इलाका से हैं। ऐसे मुगल काल की बात करते हैं तो मुगल काल भारत में 1526 से 1707 तक रहा था। 1526 से 1707 तक रहा था। इसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब आदि महान शासक थे। इसके बाद 1707 से बहादुर शाह और 1857 तक बहादुर शाह जफर का शासनकाल रहा था। इसे हम 1707 से 1857 के शासनकाल को उत्तर मुगल काल के नाम से जाने जाते हैं। अब बात करते हैं मुगल काल की। तो मुगल शब्द सबसे पहले देखते हैं मुगल शब्द। मुगल शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, मंगोल और तुर्क। मंगोल और तुर्क से मुगल शब्द मिलकर बना है। मुगल शब्द का अर्थ होता है बहादुर। क्या होता है? मुगल शब्द का अर्थ होता है बहादुर। मुगल शब्द का अर्थ क्या होता है? बहादुर, मतलब किसी से ना डरने वाले। अब बात करते हैं मुगल वंश में सबसे जो मुगल वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है बाबर को। किसको माना जाता है संस्थापक? बाबर को माना जाता है। तो बाबर के बारे में हम पढ़ते हैं कि किस तरह उन्होंने भारत पर आक्रमण किया और क्या क्या उसकी समस्या रही आक्रमण करने से पूर्व। तो सबसे पहले देखते हैं बाबर। तो बाबर का जो पूरा नाम है वो है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या नाम है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर का जो पूरा नाम क्या है, तो वो है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का जो जन्म हुआ था, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 को हुआ था। ये डेट आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इस दिन वैलेंटाइन डे होता है। तो 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ था। जन्म कहां हुआ था? फरगना में हुआ था। फरगना में बाबर का जन्म हुआ था। अब फरगना वर्तमान में उज्बेकिस्तान में पड़ती है। कहां पे पड़ती है? उज्बेकिस्तान पे फरगना पड़ती है। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा। कौन थे बाबर के पिता? उमर शेख मिर्जा, जो किस वंश से? तैमूर वंश से थे। किससे से? तैमूर वंश से बाबर के पिता थे उमर शेख मिर्जा। और इनकी माता कुतलुग निगार खानम। इनकी माता का नाम क्या है? कुतलुग निगार खानम। ये मंगोल वंश से थी। तो दोनों अलग अलग वंश से थे। इन दोनों से मिलकर मुगल वंश की उत्पत्ति हुई है। पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर वंश से थे और इनकी माता कुतलुग निगार खानम मंगोल वंश से थी। इन दोनों से मिलकर मुगल वंश की उत्पत्ति हुई है और मुगल वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो बाबर को माना जाता है। इनकी दादी, जो बाबर की दादी का नाम था वो था अहसान दौलत। क्या नाम था? अहसान दौलत इनकी दादी का नाम था। बाबर पिता की ओर से तैमूर लंका, किसका? तैमूर लंका 5वां वंशज माना जाता है। बाबर पिता की ओर से तैमूर लंका 5वां वंशज माना जाता है। जबकि माता की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज माना जाता है। बाबर पिता की ओर से तैमूर लंका 5वां वंशज माना जाता है, जबकि माता की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज माना जाता है। अब बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगना के शासक थे। कहां के शासक थे? फरगना के शासक थे और फरगना में बाबर का जन्म हुआ है। तो बाबर के पिता का उमर शेख मिर्जा का आसपास के शासकों से व्यवहार अच्छा नहीं था। दूसरी बात करें तो उमर शेख मिर्जा की जो साले थे उनसे भी इनका व्यवहार अच्छा नहीं था। तो उन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ। उसी कारण बाबर के पिता की 1494 में मृत्यु हो गई। बाबर के पिता की मृत्यु हो गई 1494 में। कब हुई मृत्यु? 1494 में इनकी मृत्यु हो गई। बाबर के पिता की 1494 में मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद शासनकाल कौन संभालेगा? तो उमर शेख मिर्जा के जो पुत्र थे बाबर, वो शासनकाल संभालेंगे। अब बाबर की इस टाइम उम्र थी 11 वर्ष। कितनी थी उम्र? 11 वर्ष का था बाबर। 11 वर्ष की उम्र थी बाबर की। ये उमर शेख मिर्जा के साथ बस काम किया करते थे और सीखते थे कैसे युद्ध लड़ा जाता है, कैसे क्या किया जाता है। और 11 वर्ष की उम्र में शासक बना
तो बाबर को बहुत चुनौती का शासन काल करना पड़ा, क्योंकि 11 वर्ष की उम्र बहुत छोटी उम्र होती है और उस उम्र में बाबर को बहुत चुनौतियां मिल गई जिनका उसको सामना करना पड़ता था। बाबर ने युद्ध लड़ना स्टार्ट किया। तो बाबर ने जो अपना पहला युद्ध लड़ा था वो उसने क्या किया 1494 में। कब? 1494 में। 1494 में समरकंद को जीतने का प्रयास किया। 1494 में बाबर ने समरकंद को जीतने का प्रयास किया लेकिन असफल रहा, क्योंकि कहते हैं ना कि जिंदगी में कोई सा भी मुकाम करें हम, या स्टूडेंट लाइफ को देख लो, फर्स्ट बार में तो मुश्किल ही है। तो बाबर भी प्रथम युद्ध में हार गया, समरकंद को जीतने का प्रयास किया लेकिन असफल रहा। लेकिन कहते हैं ना कि मेहनत करते हैं तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है। इसी तरह बाबर को भी देखना अभी सफलता मिलेगी। 1494 में समरकंद को जीतने का प्रयास किया लेकिन असफल रहा। बाबर ने 1497 में समरकंद के अभियान चलाया। बाबर ने फिर से प्रयास किया, हिम्मत हार के बैठा नहीं, समरकंद के में फिर से अभियान चलाया और जीत गया। बाबर ने 1497 में समरकंद के लिए अभियान चलाया और जीत गया, लेकिन मात्र 100 दिन रहा और भागना पड़ा। 100 दिन बाबर ने जीत के वहां पर रहा, लेकिन फिर से उसको भागना पड़ा। अब बात करते 1504 में फिर प्रयास किया बाबर ने, युद्ध जीतना था आखिर बाबर को, हिम्मत नहीं आ रहा। 1504 में फिर जीत लिया और 8 महीने रहा, फिर भागना पड़ा। 1504 में समरकंद की ओर ना गया। 1504 में जब बार बार समरकंद की ओर सफलता नहीं मिल रही थी बाबर को जब बार बार समरकंद की ओर सफलता नहीं मिल रही थी, तो भारत की ओर आया और काबुल और गजनी को जीत लिया। देखते हैं हम, ये यहां पर परगना, यहां पर समरकंद। तो बाबर सबसे पहले परगना से इस साइड पे युद्ध करना चाहता था और समरकंद पर जीतना चाहता था, लेकिन बार बार युद्ध करने के बाद उसको सफलता नहीं मिली। तो आखिरकार वो इस साइड बढ़ने लगा, काबुल और भारत की तरफ, क्योंकि उन्होंने सुना था कि काबुल और भारत की तरफ अराजकता पैदा हो रही है। यहाँ पर राजाओं के बीच मतभेद हो रहे हैं, तो यहाँ पर उसको युद्ध करके विजय हासिल कर सकता है। तो उन्होंने इस साइड बढ़ना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने 1504 में समरकंद की ओर ना गया और भारत की ओर आया। इधर समरकंद की तरफ तो नहीं गया और भारत की तरफ बढ़ना प्रारंभ कर दिया, काबुल की तरफ आया। और 1504 में समरकंद की ओर ना गया और भारत की ओर आया और काबुल गजनी को जीत लिया। काबुल और गजनी को बाबर ने जीत लिया। कहते हैं कि मेहनत करते रहो, एक दिन सफलता जरूर मिलती है। हारे हो तो क्या, हम एक बार जीत भी गए हैं, देख लो। 1504 में काबुल की ओर ना गया और गजनी को जीत लिया, काबुल और गजनी को जीत लिया। और जीत की बाबर को इतनी खुशी हुई कि जीत के बाद अपने आप को बादशाह की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर ने ये युद्ध जीतने के बाद किसकी उपाधि धारण की थी? तो बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? बादशाह की उपाधि धारण की थी। अब यहां जीत गया, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी उसने, फिर वो समरकंद की ओर फिर बढ़ा। देखना 1511 में फिर समरकंद की ओर गया। 1511 में समरकंद की ओर गया और फिर जीत गया। लेकिन 1512 में फिर वहां से भागना पड़ा, क्योंकि वो वहां पर समरकंद में सफलता ही नहीं मिल रही थी उसको, और भारत की ओर तो वो जीतता गया था। तो उसने समरकंद की ओर ना जाकर भारत की ओर आना ही सही समझा, क्योंकि इधर तो उसको जीत मिल सकती है। इधर उन्होंने कितना प्रयास किया समरकंद की ओर, लेकिन वो असफल रहा है। तो उन्होंने आखिरकार ये रास्ता अपना ही लिया कि क्यों ना मैं काबुल और भारत की तरफ आक्रमण करूं। जैसे मैं दिखाता हूं आपको, ये भारत है, तो वो इस साइड पे आना प्रारंभ कर दिया। यहाँ काबुल पाकिस्तान की राजधानी, फिर यहाँ से वो
भारत में घुसेगा धीरे धीरे। तो देखते हैं वो किस तरह भारत में आक्रमण करता है और क्या क्या उसके युद्ध रहते हैं, क्या उसकी युद्ध रणनीति रहती है। देखना, भारत में आक्रमण बाबर का 1519 में। कब? 1519 में बाजौर व बेरा को जीत गया लेकिन वापस लौटा। वो क्या कर रहा था कि भारत की तरफ आ रहा था और देख रहा था कि यहाँ के शासकों में कितना दम होता है। वो पूरी तरह एकदम भारत में घुसने का प्रयास नहीं किया उसने। युद्ध जीत गया, फिर वापस लौट गया, फिर आया, फिर युद्ध जीता, फिर वापस लौट गया, क्योंकि वो डायरेक्ट भारत में नहीं आना चाह रहा था। वो देखना चाह रहा था कि भारत के युद्धों में कितनी ताकत है। देखना, ये बाजौर और बेरा को जीत गया, ये पाकिस्तान के बीच के क्षेत्र है, वहां पे जीत गया। फिर 1519 में पेशावर पाकिस्तान को जीता। पेशावर, अभी वो भारत में प्रवेश नहीं किया बाबर ने। 1519 में पेशावर पाकिस्तान को जीता, इस साइड के हिस्से को जीता, पेशावर पाकिस्तान को जीता, फिर वापस गया, फिर वापस चला गया। 1519 में पेशावर पाकिस्तान को जीता बाबर ने, लेकिन फिर वापस गया, फिर आएगा, वापस आएगा। देखना, 1520 में बाजौर बेरा से भारत के पंजाब के सिंगलकोट तक का हिस्सा जीत लिया। बाबर ने हिम्मत नहीं हारी, फिर 1520 में आया और देख लो, 1520 में बाजौर बेरा से भारत के पंजाब के सिंगलकोट तक का हिस्सा जीत लिया बाबर ने। सिंगलकोट तक का हिस्सा जीत लिया। 1524 में फिर आगे बढ़ा, 1524 में फिर आगे बढ़ा और लाहौर सहित पंजाब का अधिकांश हिस्सा जीत लिया। 1520 में बाजौर बेरा से भारत के पंजाब के सिंगलकोट तक का हिस्सा जीत लिया और 1524 में लाहौर सहित पंजाब का अधिकांश हिस्सा बाबर ने जीत लिया। अब यहां तक के हिस्से तो बाबर ने जीत लिए, तो भारत में तो प्रवेश करेगा। बाबर 4 आक्रमण भारत में घुसने से पहले कर चुका था। 5वां आक्रमण होता है बाबर का पानीपत का प्रथम युद्ध। ये कब होता है? ये होता है 21 अप्रैल 1526 को। कब होता है? कई बार एग्जाम में इस युद्ध से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध वेरी इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन है, देख लो आप। पानीपत का प्रथम युद्ध ये कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। किस किस के बीच? बाबर और इधर दिल्ली का जो लोधी वंश का इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। बाबर वर्सेज इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को बाबर वर्सेज इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी युद्ध मैदान में मारा गया। कहां पे मारा गया? युद्ध लड़ते समय ही मारा गया। और ये युद्ध इतना भयंकर हुआ था कि कम से कम इसमें बाबर की तरफ से 12,000 सैनिक थे, जबकि इब्राहिम लोधी अपने दिल्ली वाले इब्राहिम लोधी जी के पास थे 1 लाख सैनिक थे। और बाबर के पास कितने थे? सिर्फ 12,000। लेकिन इन 12,000 सैनिकों को जीतने में किस तरह किन किन साधनों का उपयोग किया देखते हैं हम। लेकिन बाबर जीत गया ये युद्ध। जीतने के बाद बाबर ने जीत के बाद भारत में मुगल वंश की नींव रखी, या मुगल वंश की स्थापना कर दी। जैसे ही बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध जीतता है, जीत के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बाबर ने किस वंश में क्या जीत के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना कब हुई? तो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। भारत में इस युद्ध का जीतने का क्या कारण है? एक तो भारत में पहली बार गोला बारूद व तोप का प्रयोग किया गया। बाबर विदेशी आक्रमणकारी था, उसको तोप बारूद
बंदूक आदि का पूरी तरह ज्ञान था। इस कारण उसने भारत में पहली बार गोला बारूद और तोप का प्रयोग किया। अब भारत के जो हमारे शासक थे उनको इन सब चीजों का ज्ञान नहीं था, तभी तो 1 लाख सैनिक और 12,000 ही भारी पड़ गए इसमें। इधर तो 1 लाख लाए थे इब्राहिम लोधी जी और उधर 12,000 की। अरे जब बाहर से आप गोलियां चलाओगे दूर से तो यूज करोगे तो तलवार वाला क्या करेगा, तो हारना ही पड़ेगा यार उसको। तो इधर 1 लाख है, इधर 12,000 है, कैसे जीत। लेकिन उधर से दूर से गोलियां चल रही भाई, तो कैसे जीतेगा। तो भारत में पहली बार गोला बारूद और तोप का प्रयोग किया। अब तोप का संचालन किसने किया, तो तोप का संचालन किया है उस्ताद अली ने। किसने किया है, उस्ताद अली ने। और बंदूकधारियों का नेतृत्व किया है उस्ताद मस्तूबा ने। किसने किया, उस्ताद मस्तूबा ने इसका नेतृत्व किया था। अब बाबर ये युद्ध जीत गया। जीत की बाबर को इतनी खुशी हुई कि बाबर ने काबुल में काबुली मस्जिद का निर्माण करवाया। कहां पर करवाया, काबुल में काबुली मस्जिद का निर्माण करवाया था। और जनता को, काबुल की जनता को एक एक चांदी का सिक्का उपहार में दिया। युद्ध में जीता लेकिन काबुल की जनता को एक एक चांदी का सिक्का उपहार में दे दिया बाबर ने। क्या बात है। उपहार में देने के बाद अब काबुल की जनता का भी तो कुछ फर्ज बनता है कि अपने राजा ने उन्होंने काबुल की जनता को एक एक चांदी का सिक्का दिया। तो काबुल की जनता ने बाबर को कलंदर की उपाधि धारण की। काबुल की जनता ने कलंदर की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी, कलंदर की उपाधि दी थी। इधर देख लो, बादशाह की उपाधि पहले धारण कर चुके हैं, तो फिर कलंदर की उपाधि, तो दो उपाधियां तो मिल चुकी हैं इनको। काबुल की जनता ने बाबर को कलंदर की उपाधि दी थी। बाबर ने ये युद्ध जीतने के 2-3 कारण थे। एक तो बाबर ने इस युद्ध में तोप बारूदों का जमकर प्रयोग किया, गोला बारूदों का, बंदूकों का। और बाबर ने इस युद्ध में तुलगमा पद्धति भी अपनाई थी। बाबर ने युद्ध में तुलगमा पद्धति अपनाई थी। यह पद्धति उजबेगों से सीखी थी। बहुत सी बार क्वेश्चन बनता है कि बाबर ने जो तुलगमा पद्धति अपनाई है, ये बाबर ने किससे सीखी थी, तो ये उजबेगों से सीखी थी। इस तरह बाबर ने भारत में पानीपत के युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश प्रयास किया। और वो राणा सांगा के बारे में जानता था कि राणा सांगा बहुत ताकतवर शासक है। तो उसके युद्ध करने के पहले बाबर ने तैयारी की थी, अच्छी तैयारी की थी। तो बाबर का जो खानवा का युद्ध होता है, ये होता है रूपवास तहसील भरतपुर में। कहाँ होता है, रूपवास तहसील भरतपुर में होता है। कब होता है, 17 मार्च 1527 को। कब होता है ये, 17 मार्च 1527 को होता है। बाबर वर्सेज राणा सांगा के मध्य, किस किस के मध्य होता है, बाबर वर्सेज राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध होता है। इस युद्ध में बाबर ही जीतता है। क्यों, राणा सांगा की सेना इधर उधर बिखर चुकी होती है और लास्ट में बाबर ही जीतता है। खानवा के युद्ध को लड़ने से पहले बाबर की जो सेना थी उसने इस युद्ध से लड़ने से पहले मना कर दिया था कि हम राणा सांगा को नहीं जीत पाएंगे। तो खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था कि या तो मर जाओ या फिर जीत जाओ। अपने इस युद्ध को, मतलब बाबर के पास कोई कारण ही नहीं था इस युद्ध को करने का, इसलिए उसने अपने धर्म से ये युद्ध को जोड़ लिया और धर्म युद्ध का नारा दिया था। बाबर ने जिंदगी भर के लिए शराब को त्याग दिया कि आज के बाद कोई शराब नहीं पीऊंगा, और शराब के बर्तन तक तोड़वा दिए और फेंक दिए कि आज के बाद शराब नहीं पियेंगे। और दूसरी बात करें तो राजस्थान में पहली बार गोला बारूद का प्रयोग किया था। राजस्थान के शासक भी गोला बारूद के बारे में नहीं जानते थे। यहाँ भी बाबर ने पहली बार गोला बारूद का प्रयोग किया था। बाबर ने इस युद्ध में विजय के बाद तो सैनिक में लगने वाले तमगा कर, कौन सा कर, तमगा कर को माफ कर दिया था। जो बाबर ने जो सैनिकों से लिया जाता था तमगा कर, इसको माफ कर दिया था। जब ये युद्ध बाबर लड़ने वाला था उसके पहले एक मोहम्मद शरीफ, क्या नाम, मोहम्मद शरीफ नामक ज्योतिष ने ये भविष्यवाणी कर दी कि बाबर तू तो युद्ध को हारेगा। तो बाबर ने कहा इस मोहम्मद शरीफ नामक ज्योतिष को बुला के लाओ और इसको सबके सामने वहां पर
सूली पे लटका दिया और कहा, बाबर ने कहा कि जो अपनी मौत के बारे में नहीं पता, जिसको अपनी मौत के बारे में नहीं पता, वो मेरे बारे में क्या भविष्यवाणी करेगा। क्योंकि बाबर को अपने ऊपर इतना विश्वास था, इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं युद्ध को जीतूंगा। देख लो आप। फिर उसके बाद ये युद्ध जीत गया। राणा सांगा ने इस युद्ध में काफी प्रयास किया, लेकिन वो आखिरकार घायल हो गया और इस युद्ध में हारा गया। इसके बाद नेक्स्ट जो युद्ध होता है वो होता है चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध होता है। चंदेरी कहाँ पे पड़ता है? ये मालवा व बुंदेलखंड के सीमा के मध्य व्यापारिक जगह थी। ये युद्ध होता है, जो चंदेरी का युद्ध होता है, ये 28 जनवरी 1528 को होता है। ये युद्ध के पीछे भी एक कारण था। इसमें जो ये महेंद्र राय था, चंदेरी का जो शासक था महेंद्र राय, ये राणा सांगा का सरदार था और इसने भी इस युद्ध में साथ दिया था। खानवा के युद्ध में महेंद्र राय ने भी साथ दिया था। जैसे ही राणा सांगा इस युद्ध में हारा तो महेंद्र राय को बाबर ने बोला कि तुम भी इस युद्ध को मतलब अपना लो, तुम अपनी हार को स्वीकार कर लो। लेकिन ये भी राजपूत खून था, इसने हार नहीं स्वीकार की और कहा कि लड़ सकते हैं हम युद्ध। ये युद्ध हुआ 28 जनवरी 1528 को। चंदेरी का युद्ध हुआ, मालवा बुंदेलखंड की सीमा में हुआ। इसमें बाबर वर्सेज महेंद्र राय था। बाबर वर्सेज महेंद्र राय। महेंद्र राय कौन था? वही राणा सांगा का सरदार था। जीत के बाद बाबर ने क्या किया? जो महेंद्र राय की दो पुत्रियां थी, उन दोनों पुत्रियों को बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं व कामरान को भेंट स्वरूप उपहार में दे दिया। क्या बात है! भेंट स्वरूप उपहार में दो पुत्रियों को दे दिया। दो पुत्रियों को, हुमायूं व कामरान को भेंट स्वरूप उपहार में दे दिया था। इसके बाद जो नेक्स्ट युद्ध होता है वो होता है गागरा का युद्ध। ये इसका नाम गागरा इसलिए पड़ा है क्योंकि ये गागरा नदी के किनारे हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गागरा नदी के किनारे हुआ था। ये किसके बीच हुआ था? ये बाबर वर्सेज महमूद लोधी जो इब्राहिम लोधी दिल्ली वाला शासक था, पानीपत के प्रथम युद्ध में जो बाबर ने उससे युद्ध लड़ा था, उसका भाई था। ये अफगान शासक था। ये बार बार राणा इसको बाबर को आक्रमण करने के लिए दे रहा था चेतावनी, और तो ये युद्ध हुआ। तो ये बाबर वर्सेज महमूद लोधी के बीच हुआ था। इस युद्ध में भी बाबर जीत गया और महमूद लोधी बंगाल की तरफ भाग गया। इस युद्ध में भी बाबर जीत गया। तो बाबर 3 युद्ध तो जीत चुका है भारत में, 4 युद्ध जीता है बाबर ने। बाबर का जो पहला युद्ध था वो पानीपत का प्रथम युद्ध था, जो उसमें बाबर विजय रहा था। उस युद्ध में बाबर ने भारत में प्रवेश किया था। और जैसे ही बाबर ने खानवा का युद्ध जीता तो बाबर को पूरी तरह विश्वास हो गया कि अब तो मैं भारत में आराम से अपना साम्राज्य विस्थापित कर सकता हूं, क्योंकि ऐसे ताकतवर योद्धा को उसने हरा दिया था। तो उसको अपने आप पे विश्वास हो गया कि मैं भारत में राज्य कर सकता हूं। तो वापस मुड़ने की बजाय भारत में उसने पूरे दिल्ली में उसने शासन स्थापित किया, मुगल वंश का शासन स्थापित कर दिया। बाबर ने ये जब युद्ध जीता तो बाबर ने जीतने के बाद बाबर ने भारत में ईरानी शैली के बाग लगाए थे। कौन सी शैली के बाग लगाए थे? बाबर ने भारत में ईरानी शैली के बाग लगाए थे। आगरा में बाबर ने आराम बाग और जरा बाग लगवाया था। कौन कौन सा बाग? आगरा में बाबर ने आराम बाग और जरा बाग लगवाया था। इस कारण भारत में बाबर को उद्यान या बागों का निर्माता बोला जाता है। जिस बाबर ने भारत में बाग लगाए, इस कारण बाबर को भारत में उद्यान या बागों का निर्माता कहा जाता है। अन्य मुगल शासक जो बाबर की भाषा थी वो कौन सी भाषा थी? तुर्की भाषा थी। जो राज्य के कार्य में बाबर यूज करता था वो भाषा कौन सी थी? तुर्की भाषा थी। अन्य जो मुगल शासक थे वो पारसी भाषा का प्रयोग करते थे। कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? पारसी भाषा का प्रयोग करते थे। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी। जिसका नाम था तुज़्क-ए-बाबरी। क्या नाम था? तुज़्क-ए-बाबरी था। इसका पारसी में मुगल काल में 5 बार अनुवाद हुआ है। कितनी बार अनुवाद हुआ है? 5 बार अनुवाद हुआ है, जिसमें 5वां अनुवाद सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस बात मतलब इसका तुज़्क-ए-बाबरी को आत्मकथा थी बाबर की, इसका मुगल काल में 5 बार अनुवाद हुआ है, जो 5वां अनुवाद सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।
और बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। बाबरनामा के अनुसार, उस बाबरनामा के अनुसार है कि बाबर ने भारत में वर्षा ऋतु को, मौसम को सर्वश्रेष्ठ बताया है। बाबर ने भारत की जो वर्षा ऋतु होती है ना, और उस वो मौसम होता है सुहाना, उसको बाबर ने कहा कि ये सबसे सर्वश्रेष्ठ लगा मेरे को। भारतीय इतने गरीब हैं, भारतीय लोग इतने गरीब हैं कि इनके पास पहनने के कपड़े नहीं है। क्या बात है यार, पहनने के कपड़े तो है हमारे पास। बाबर ने कहा कि भारतीय इतने गरीब हैं कि उनके पास पहनने के कपड़े नहीं है। नहीं होंगे भाई उस टाइम, पता नहीं अपन को, किसको पता है अब। और दूसरी बात करें तो बाबर ने दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राजा, दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेवराय था। कौन था? कृष्णदेवराय था, जो दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राजा था। भारतीय इतने कमजोर हैं, भारतीय इतने कमजोर है कि मरना जानते हैं लेकिन लड़ना नहीं जानते। भारतीय इतने कमजोर हैं कि मरना जानते हैं लेकिन लड़ना नहीं जानते। मैं नहीं बोल रहा भाई, तुझके बाबरी में बाबर ने कहा है ये बातें। अब इसकी बात है बाबर की मृत्यु। बाबर की जो मृत्यु हुई थी, ये कब हुई थी? 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। कहां पे हुई थी? आगरा में हुई थी। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई थी। आगरा के आराम बाग में दफनाया बाबर को। बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। और मकबरा कहाँ बना है? काबुल में बना हुआ है। तो आपसे वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है, एक तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ये बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजय रहा था। नेक्स्ट जो युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध होता है, ये 17 मार्च 1527 को होता है। 16 या 17 मार्च 1527 को होता है। बाबर वर्सेज राणा सांगा के मध्य होता है। इस युद्ध में भी बाबर विजय रहता है। ये दो युद्ध तो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध होता है मालवा बुंदेलखंड की सीमा के मध्य होता है। 28 जनवरी 1528 को होता है। बाबर वर्सेज मेहंदी राय के मध्य होता है। इस युद्ध में बाबर विजय रहा था। नेक्स्ट युद्ध होता है घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध होता है बाबर वर्सेज महमूद लोदी के बीच होता है। इस युद्ध में भी बाबर विजय रहा था। तो कैसा लगा दोस्तों? अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कर दीजिए। महाकाल की कृपा से रुकना नहीं चाहिए, बहुत मेहनत की है आपके लिए। तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें भाइयों। आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगा। जय हिंद, जय भारत।